नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक की खास पेशकश। मैं हूं रजत देवगन। अगर आपको कोई डाउट है कि शेयर बाजार में सपने पूरे होते हैं तो ये किस्सा सुनिए। छत्तीसगढ़ में 1990 के दशक में एक आम परिवार का एक लड़का, जिसकी उस समय उम्र कुछ 20-22 साल रही होगी, सपना देखता है कि वो भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा फंड मैनेजर बनेगा। और 2004 में उसका ये सपना पूरा भी हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड इक्विटी फंड मैनेजर ऑफ द ईयर 2004 के अवार्ड से नवाजा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी कहानी की शुरुआत थी। उसके बाद तो अवार्ड्स की झड़ी ही लग गई। हमारे आज के गेस्ट रिलायंस कैपिटल यानी रिलायंस म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट भी रहे हैं। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर मधुसूदन केला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिज तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आपको, आपके दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला साल आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए, आपकी पूरी यूनिट के लिए मंगलमय हो, बहुत खुशियों से भरा हो। थैंक यू सो मच। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि 3 दशकों का गहरा अनुभव होने के बावजूद मधु सर हमेशा से चाहते थे कि वो अपना खुद का वेंचर शुरू करें। तो इन्होंने रिलायंस म्यूचुअल फंड से अलग होकर खुद का वेंचर शुरू किया। अब ये प्रमोटर हैं एमके वेंचर्स के। प्लीज सबसे पहले हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी शेयर बाजार में। आई ट्रूली बिलीव ये बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी होगी हमारे व्यूअर्स के लिए। तो प्लीज बताएं कि आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की थी शेयर बाजार में। तो रजत, जैसा आपको मालूम है कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। एंड ये छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा गांव है कुरुद करके। मैं बेसिकली मेरा स्कूलिंग वहीं पे हुआ। मैं बाजू वाले छोटे से दूसरे एक छोटे से गांव धमतरी में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। पर मैं काफ़ी एम्बिशियस था, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ से निकलना था। और जब मैं बम्बई आया, ऑब्वियसली हम बॉम्बे में किसी को जानते नहीं थे, हमारी कोई जान पहचान नहीं थी। पर एक अर्ली स्टेज में मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ कुछ लोग थे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो एक दिन कोई आदमी टेलीफोन में बात कर रहा था और उसने बोला कि मैंने 5,000 कमा लिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, हमारे गांव में 5,000 कमाने के लिए तो आदमी को पूरा महीना निकल जाता है, और फिर भी वो 5,000 नहीं कमा सकता। इसने टेलीफोन करके कैसे 5,000 कमा लिया? तो दैट इज हाउ नाइव आई वॉज इन दैट सेंस, राइट। तो बड़ा मुझे क्यूरियोसिटी हुई। फिर दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड स्टॉक मार्केट। तो मुझे बड़ा बहुत इंटरेस्ट आया कि ये बड़ा अच्छा धंधा लगता है। यहाँ आपको कोई टाटा बिरला और अंबानी का बेटा नहीं होना सक्सेसफुल होने के लिए। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कैपिटल का बैरियर नहीं है, कि आप 100 रुपए से भी चालू कर सकते हो और आप 1 लाख से भी चालू कर सकते हो। एंड प्लस मुझे लगा कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इंटेलेक्चुअली मुझे काफ़ी मौके मिलेंगे बड़े लोगों के साथ मिलने के। तो ये मोटा मोटी समझ थी मेरी, आप ऐसा बोल सकते हो वहां पे। तो फिर मैंने वहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चालू करी। फिर मैंने एमबीए के दौरान मेरे सारे प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमने स्टॉक मार्केट में किए। हमारे टाइम पे हमने एक इन्वेस्ट्रिक्स करके फेयर हुआ करता था सुमैया कॉलेज में, जो हम लोगों ने ही चालू किया था। बेसिकली एसेंशियली इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड एट दैट टाइम। सो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में पहले से ही। एंड 1991 में आई वाज फॉर्चुनेट बिकॉज मैं एमबीए कर चुका था। तो आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एट सिफको चंपकलाल इन्वेस्टमेंट्स। एंड दैट वाज इन द रिसर्च डिपार्टमेंट of SIFCO. So you can say that I was quite passionate then, and I am more passionate now. तो ये जो लास्ट 30-32 साल का जो सफर रहा है, ये स्टॉक मार्केट में रहा है, कुछ सेल साइड में रहा, कुछ बाई साइड में रहा, पर बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सफर रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड दैट मुझे वो स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर और स्टॉक इन्वेस्टिंग का कन्विक्शन इतने अर्ली ऑन आ गया बेसिकली। पर सर, आप रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहे इतने समय से, और आपने बोला 3 दशकों का जो आपके पास बहुत अनुभव है स्टॉक मार्केट का, उसके बाद आपने सोचा कि एमके वेंचर्स की शुरुआत की जाए।
ये थोड़ा समझाएं उस समय का जो माहौल था शेयर बाजार में, 1990 का जो दशक था, और उसके बाद किस तरीके से ग्रेजुअली आपने देखा है बाजार को बदलते हुए। सर, आपके एक्सपीरियंस से ही सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सर बाजार तो बदलता है। जैसे बोलते हैं ना कि आप जो शॉर्ट टर्म में कर सकते हो ना, उसको आप हमेशा बहुत ओवर एस्टिमेट करते हो, और जो लॉन्ग टर्म की जो पॉसिबिलिटी है ना, आप उसको हमेशा बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। तो जब मैं शेयर बाजार में आया था, उस समय इंडिया की जीडीपी कुछ 200 बिलियन डॉलर थी, राइट। और उस समय जो रुपया था वो करीब में भी 20 हुआ होगा, $1। आज रुपया 80 हो गया, और आज हमारी जीडीपी हो गई 3 ट्रिलियन से ज्यादा, राइट। तो ये जो 30 साल के अंदर जो स्टॉक मार्केट की पॉसिबिलिटी है, एक कंट्री की पॉसिबिलिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉसिबिलिटी है ना, ये यही मेन चीज है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई अच्छी चीज है तो वो कितनी अच्छी बन सकती है और कितनी बड़ी बन सकती है। तो मैंने बड़े अपने करियर में, हम जब आए थे तो स्टॉक मार्केट वहां पे रिंग में होता था, राइट। और शेयर के ट्रांसफर करने के लिए हमको ट्रांसफर डीड भेजनी पड़ती थी। बोनस शेयर का अनाउंसमेंट आते आते 10-10 दिन लग जाते थे। एक बैलेंस शीट मिलने में हमको 15-15 दिन, एक एक महीना लग जाता था एक बैलेंस शीट खोजने में, कि हमको एक बैलेंस शीट मिल जाए करके। वहां से अगर देखिए अब सब कुछ अवेलेबल है ऑन टैप ऑफ ए बटन, राइट। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी टाइप का, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। शेयर बाजार का वॉल्यूम उस समय और अभी में कुछ 10,000 गुना ज्यादा बढ़ गया होगा, उससे भी ज्यादा बढ़ गया होगा, मैं बोल रहा हूँ। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स, नए नए जो सेक्टर्स आ गए टेक्नोलॉजी करके, उस समय कोई सेक्टर नहीं हुआ करता था। टेलीकॉम का कोई सेक्टर नहीं था, प्राइवेट बैंक्स का कोई सेक्टर नहीं था। तो ये जो जितने नए नए डोमेन, फार्मास्यूटिकल वॉज ए स्मॉल सेक्टर, राइट। तो शेयर बाजार का जो स्वरूप है, आप बोल सकते हो पूरा ही चेंज हो गया। तो मेरा जो की लर्निंग है ना, कि वो लॉन्ग टर्म में जो पॉसिबिलिटीज है ना, हम अगर उसकी ग्लिम्स पे ही फोकस करें, देन ओनली वी कैन बिकम ए रियली गुड इन्वेस्टर। बिकॉज मार्केट्स आर ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। इसमें से कुछ पूरी होंगी और कुछ नहीं पूरी होंगी, पर जब तक आप उसका विजन ही नहीं रहेगा आपको कि ये कितना बड़ा हो सकता है, तो आप कन्विक्शन के साथ कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। राइट। लेकिन सर, हम सब ने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, और उसमें से एक बात, यही मैं थोड़ा पर्सनल सवाल अब आपसे पूछ रहा हूँ, कि आप राकेश झुनझुनवाला जी के बहुत करीबी रहे हो सर। आप रियली यू आर वेरी क्लोज टू राकेश झुनझुनवाला सर। अब वो हमारे बीच दुनिया में नहीं हैं, पर कुछ आप अपनी मेमोरीज शेयर कर पाएँ, किस तरीके का व्यक्तित्व था उनका, और आपने उनसे क्या सीखा। So Rakesh Jhunjhunwala was actually more than my real elder brother, in a sense. जब मैं 1998 में उनसे मिला था पहली बार, उस समय तक शेयर बाजार की जो मेरी समझ थी कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे आप कुछ ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपका जीवन एक एवरेज आदमी से बेटर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पैसा कमाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप समझ सकते हो कि मैं 91 में मैंने आया, और 98 तक के मेरी इतनी मोटी समझ हो पाई थी, और लाइफ वाज गुड। आई वाज मेकिंग मच मच मोर मनी इवन इन दैट टाइम देन व्हाट माय नीड वाज, राइट। पर भैया से जब मैं मिला ना, तो वेल्थ क्रिएशन पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट टाइम मुझे वो एक्सपोजर मिला कि नहीं यार, यहाँ पे इनकम नहीं, यहाँ तो वेल्थ बन सकता है। एंड वो जो एक रियल पॉसिबिलिटी है ना, कि ये 100 रुपए का शेयर है, हम इसको कैसे देख सकते हैं कि 1,000 भी हो सकता है क्या, कि 2,000 भी हो सकता है क्या। और विद इन इन्वेस्टिंग हमको ऊपर नीचे बहुत देखना पड़ेगा। कभी 1,000, 100 वाला 200 होगा, और 200 वाला वापस 120 होगा, और 120 वाला 500 होगा, और 500 वाला कभी वापस 250 हो सकता है। फिर 250 वाला 800 होगा, और 800 वाला वापस कभी 400 हो सकता है। तो वो पूरी इस वॉलेटिलिटी में कैसे आपके पैर न फिसले, और कैसे आप अच्छी कंपनीज में कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करके यू नो डिग डटे हुए रह सकते हो, ये भैया की खास विशेषता थी। जैसे ही आप देखिए, उन्होंने जो बड़ी कंपनियां निकाली, टाइटन, क्रिसिल,
ल्यूपिन और बहुत सारी कंपनियां जहां उन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20, 25-25 साल अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला। मार्केट की जो इंट्रिकेसीज होती है, जैसे कौन से टाइम पे कितना रिस्क लेना चाहिए, कौन से टाइम पे स्टेक मनी लगाना चाहिए, कैसे उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले पॉइंट को रियल में खोजना चाहिए, राइट? सो वो काफी सारी चीजें हैं रजत में, तो पूरा एक 5 घंटे का सेशन कर सकता हूँ अबाउट माई लर्निंग फ्रॉम द ग्रेट मैन। एंड ऑब्वियसली इज बीन अ बिग वॉइड इन माई लाइफ, इन माई करियर, दैट ही इज नो मोर। बट अभी यही है कि उन्होंने इतना कुछ सिखाया है, तो उनको वापस करने का टाइम है। हम तो लगे रहेंगे 20 साल में जो भी उनसे लर्न किया है, वो कैसे हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हैं। कि वो हमेशा बोलते थे कि रहना बहुत आसान है, पर उसको देना कोई भी चीज को ना बहुत कठिन होता है। तो उनसे एक जो सबसे बड़ी जो चीज सीखने को मिली रजत, जो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा बाजार ना ऐसे देखा जाए तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, राइट? लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं कि क्या हमारे आइडियाज हैं, कैसे हम स्टॉक मार्केट में भैया बड़ी फ्रीली शेयर करते थे इन सब चीजों के लिए ना। तो मैं भी वैसे ही नेचर का हूँ। मेरे से कोई भी मिलने आता है, आप जो मेरे से सीखना है आप सीख लो, जो मुझे पूछना है पूछ लो। सर, पर आपने बोला 1998 में आप राकेश सर से पहली बार मिले थे। ये किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कैसे आप उस समय तो रिलायंस म्यूचुअल फंड में थे ना आप? नहीं नहीं, राकेश मैं उस झुंझुनवाला समय सर के सामने मैं ऐसे ऑफिस रिलायंस में पहुंच गए मैं थे? रिलायंस म्यूचुअल फंड में 2002 में आया। और अच्छा, तो हुआ ये था कि मैं पेरिग्रीन सिक्योरिटीज में काम करता था, और मेरे पास मैकडोवेल और यूबी और पूरे ग्रुप के कुछ 5% स्टेक था जो मुझे बेचना था। तो मुझे किसी ने बोला ये राकेश झुनझुनवाला करके कोई शख्स है, ये यही खरीद सकता है। और अच्छा। उसने मुझे बताया तू जाके उनको बताना कि ये 5% है, सिर्फ 150 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप 7.5 करोड़ में इतना बड़ा ब्रेवरेजेस कंपनी का एम्पायर का 5% पूरा तीनों कंपनियों का मिला के खरीद सकते हो 7.5 या 10 करोड़ में। तो मुझे उतनी समझ थी नहीं, ऑनेस्टली आई वाज ए सेल्समैन। मुझे जो सिखाया मैंने जाके उनको बोल दिया। वो कन्विंस हो गए कि बड़ा अच्छा सौदा है, तो बोले हाँ मैं करूंगा जरूर। पर वो मुझे बोले तू कौन है, मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मैं बोला मैं पेरिग्रीन में काम करता हूँ। बड़ा बड़ा उनको बैकग्राउंड समझाया, और वो ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। उन्होंने मेरे पर फेथ किया, अच्छा। ट्रांजेक्शन हो गया। उन्होंने वो 5% सब कंपनियों का खरीद लिया। एंड ही मेड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑन दैट ट्रांजेक्शन, बिकॉज दीज कंपनीज बिकेम सीरियसली लार्ज कंपनीज। एंड इंसिडेंटली जो मैंने उनको बोला था कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर के बहुत बड़ी होगी, इट ऑल टर्न आउट टू बी गुड। ऑफ कोर्स उसके बाद उनसे बहुत गहरा कांटेक्ट हो गया, पारिवारिक संबंध हो गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे बड़े सारे किस्से हैं। जब जब मैं ब्रोकर था, तो बहुत सारी डील्स मैंने उनके लिए करी उस ड्यूरेशन में। और हम काफी अच्छे से आइडिया शेयर करते थे। भैया ने हमको जो सिखाया ना रजत, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हाउ टू फिश। वी नेवर आस्क्ड फॉर ए फिश फ्रॉम हिम। वो एक फिशिंग सिखाया उन्होंने कि कैसे आप अपना खुद का ओपिनियन रख के खुद के आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली लेटर ऑन ईयर्स में वो काफी इज्जत भी करते थे मेरी। कोई भी आइडियाज हम कभी डिस्कस करते थे तो उनको पता है कि मधु हम वर्क करके आया होगा। तो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप। आप उनको भैया कहते थे, ये तो हमको पता लग गया। लेकिन सर, ये अभी जो रीसेंट क्रैश आया था ना, कोविड क्रैश, इसका भी एक किस्सा मेरे को पता है। मैंने कहीं सुना है इसके बारे में कि आप राकेश सर के पास गए थे और उन्होंने आपको बोला था कि अभी लेने का टाइम नहीं है, और फिर उन्होंने एक टाइम भी बताया था। वो किस्सा एक बार शेयर कर दीजिए व्यूअर्स के साथ, उससे बहुत लर्निंग मिलेगी। कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया ये था क्या आरजे था सर? ना, वही बता रहा हूँ ना, जब हमने मार्च में बात करी ना, जब कोविड हुआ, तो भैया का ये व्यू था कि अभी दूर रहने का बराबर, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये कोविड क्या है, कितनी परेशानी लेके आएगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ये कितना फेटल है। यू नो ये उनको नहीं पता है। और कितना माल बिकने को आ सकता है अभी, ये भी नहीं पता है, राइट? पर जैसे जैसे टाइम बीता, तो मार्च में कोविड आया। आई थिंक बाय जुलाई और अगस्त ही गॉट कन्विंस्ड दैट दिस इज जस्ट ए वायरल, राइट? और उस समय इसका वैक्सीन आ जाएगा, 1 साल में आएगा कि 2 साल में आएगा।
और ये बीमारी इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। सी जैसे स्पेनिश फ्लू हुआ जिसमें परसेंटेज पॉपुलेशन खत्म हो गई, राइट? ये उतना खतरनाक नहीं था। तो व्हेन ही गॉट कन्विक्शन कि ये वैसा नहीं है और ये एक वायरल है, पर मार्केट इसको ऐसा देख रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। शेयरों के भाव 80%, 70%, 60% घट गए। टाटा मोटर 60 रुपए में अवेलेबल था, इंडियन होटल 60 रुपए में अवेलेबल था। तो देन ही सेड कि ये बहुत ही कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी है अभी स्टेक मनी लगा देने का, बेसिकली बिकॉज उनका ये मानना था कि वो जो सिर्फ यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो रिस्क रिवार्ड समझ सकते थे कि किस समय कितना रिस्क लेने का है और कब स्टेक मनी लगा देने का है। उनको ये नहीं मालूम था कि 1 साल के अंदर ये शेयर 10 गुना हो जाएंगे, पर उनको ये मालूम था कि यहाँ से घटना अब टफ है, यू नो। तो फिर उनका ये जो कॉल था, समझो उस समय उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, डायबिटीज हो रहा हो गया था, घर पे थे, पर उस समय इतना बड़ा कॉल उन्होंने दिया और मेरे ख्याल से उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा पैसा बनाया कोविड के टाइम पे, ये स्टेक मनी लगा के। ओके, उन्होंने आपको भी कन्विंस कर दिया कि नहीं लगाना, इसी समय लगाना 100%। पर ओके, राइट। हम लोग खुद को भी समझदार समझते हैं ना। हमने उतना बड़ा स्टेक नहीं लगाया जितना बड़ा उन्होंने लगाया, बट डायरेक्शन क्लियर हो गया क्योंकि हम तो सब डेटा इकट्ठा करने में लगे थे ना। कोविड में कहा कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोगों को वैक्सीन मिला, ये चलेगा नहीं चलेगा, हम तो उस समय वो डेटा इकट्ठा करने में लगे थे और वो शेयर लेने में लगे हुए थे। वो दैट वाज द डिफरेंस। इनफैक्ट ही हेटेड टॉकिंग अबाउट कोविड, he never used to encourage talking about COVID. He said, yes, we have to be careful, but we don't have to be paranoid about it. So whenever we spoke about COVID, na, he said, कुछ दूसरी बात कर। सर बहुत बेबाक तरीके से बोलते थे सर, वो मीडिया में बहुत फेमस थे। पर ये उनके जो लास्ट के कुछ दिन थे, आप उनके बहुत करीबी हो। वो जिंदा दिल एटीट्यूड जो उनका था, वो अंत में भी वो वैसे ही थे जैसे, क्योंकि हमने सुना है कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बहुत तबीयत खराब हो गई थी सर। तो बस ये सब जानना चाहते हैं बिकॉज यू वर सो क्लोज कि आप भी बता सकते हो कि एंड में भी क्या वो वैसे ही थे, वही सर जिंदा दिल एटीट्यूड थे? ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा उनका जो एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि यू नो डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड डेथ इज अ परमानेंट स्लीप। So the way he had spoken that whenever I have to go, I want to have a nice breakfast, do some buying and selling in the market, go back, have few drinks, and then God can take me away. So he was full of life. Even in the hospital when he was going through, illness, there was not a moment which was dull in his life. All of us would go, even meet him in the hospital, and when he subsequently came back home, never जैसे आदमी एक डिप्रेशन में चले जाए ना कि भाई इतने बीमार हाँ। बीमार हूं, पर वैसा कुछ भी नहीं था। एंड एक्चुअली क्या, इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट ही इज नो मोर। इनफैक्ट हिज हेल्थ हैज रिकवर्ड क्वाइट अ लॉट। रजत, ये जो हुआ, ये होने का कोई प्रोबेबिलिटी था ही नहीं। दिस वाज सिक्स सिग्मा इवेंट। Because he got well, that's why he was shifted to back home, and he was at home for more than a month after being in the hospital. सर इट इज़ अ ग्रेट लॉस, और हमने बहुत कुछ सीखा है सर उनकी लाइफ से। लेकिन हम मार्केट पे एक बार फिर से आते हैं, और सवाल मेरा यही है कि देखिए, ये जो 20 साल की जो इंडियन मार्केट की जर्नी हुई ना, पिछले 20 और 30 साल की जर्नी, इसमें सब ने पैसा कमाया है। DIIs, FIs, रिटेल इन्वेस्टर्स, सब ने पैसा कमाया। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड भी लगता है आपको कि इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी और यहाँ पर ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी? हर साल कुछ ना कुछ कैलेमिटी पूरी दुनिया में, इंडिया में आई है। देयर इज नॉट ए वन ईयर विच हैज पास्ड बाय, but in spite of that also, equity returns on a compound basis for 15-year time frame has been more than 15%. As I told you, the GDP, which was merely 200 or 250 billion dollars 30 years back, is now close to 300 trillion dollars, $3 trillion, right? उस समय जो हमारी सेविंग कुछ 50-60 बिलियन रही होगी, 70 बिलियन रही होगी, वो सेविंग ही करीब 1 ट्रिलियन के 800-900 बिलियन डॉलर हो गई है। तो एज अ कंट्री वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। और मुझे लगता है ये इंडिया ना, जो मैकेंजी के चीफ आए थे यहाँ, ग्लोबल चीफ, उन्होंने बोला
ये दिस इज नॉट ए इंडिया ईयर और दिस इज नॉट ए इंडिया डिकेड, दिस इज ए इंडिया सेंचुरी, दिस इज मैकेंजी ग्लोबल चीफ, राइट, दैट दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। मैं बोलता हूँ हम सेंचुरी की बात भी ना करें ना, पर मुझे लगता है ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इन द ग्लोब वेयर द ग्रोथ विल हैपन मे बी फॉर द नेक्स्ट 20 years, बिकॉज इस कंट्री में ग्रोथ के लिए एक यंग पॉपुलेशन चाहिए, एक इनोवेटिव माइंड चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, जुनून चाहिए, एंड नाउ कैपिटल फ्लोइंग and the latent demand which is there because of our population, if we all have it, right, what was needed was enough capital which is now coming, क्योंकि वो पानी तो वहीं बहेगा जहां ढलान रहेगा, पैसा वहीं आएगा जहां रिटर्न होगा, राइट। तो ये सब अभी इंडिया में आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो इंडिया स्टोरी है ना, इसमें ब्लिप जरूर आएंगे, ऑब्वियसली कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, पर मुझे लगता है अभी कम से कम 10-20 साल तक के ये जो ग्रोथ है ना, इंडिया में रहने की पॉसिबिलिटी। पर सर फिर ये विदेशी पैसे को क्या हुआ, ये एफ को हो क्या गया पिछले एक साल से? अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तो वाई वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन डी फ्लोज, और विदेशी निवेशक एफ पैसा निकालते ही चले जा रहे हैं भारतीय बाजारों से, ऐसा क्यों? नहीं रजत, ये ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे उनका कुछ $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने जो पैसा निकाला है वो करीब 35-40 बिलियन डॉलर है, और प्राइमरी मार्केट में उन्होंने 15-20 बिलियन डॉलर डाल भी दिया है। तो नेट नेट जो आउटफ्लो है वो 15-20 बिलियन डॉलर का है, विच इज हार्डली 3% ऑफ द मनी विच दे पुट। ये नंबर बहुत बड़ा लगता है बिकॉज इतना पैसा एफ ने कभी निकाला नहीं। इसके रजत 2-3 कारण है, और उसमें से एक सबसे बड़ा जो कारण है ना, कि इंडिया का आउट परफॉर्मेंस इतना ज्यादा है कि आपने ₹2 डाला था, बिकॉज बाकी सब बहुत ज्यादा घट गया, चाइना बहुत घट गया, रशिया 0 हो गया, तो ये जो ₹2 डाला था वो 4 हो गया, राइट। तो इंडिया का उसमें वेटेज जो एफ के पोर्टफोलियो में है ये काफी बढ़ गया। तो उसको बिकॉज उनके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से तो उनको 2 ही रखना था, बट वेटेज इतना बढ़ गया कि अब उनको बेचना पड़ रहा है। लाइक अगर कोई पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक है जो आपने ₹100 में लिया और 3,000 हो जावे, और वो पोर्टफोलियो का वेटेज अगर 50% हो जाए, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप सोचते हो कि नहीं यार ये बहुत अच्छी कंपनी है पर फिर भी मुझे बेचना पड़ेगा। तो इंडिया की वो एक हालत है। दूसरा, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप देखोगे ना पूरे इमर्जिंग मार्केट में बहुत सारा इमर्जिंग मार्केट में बहुत सारा आउटफ्लो हुआ है। पिछले 12 महीने में काफी बड़ा आउटफ्लो इमर्जिंग मार्केट में हुआ है। तो इंडिया इज स्टिल ए पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, कुछ सेक्शंस में ये बिलीफ है कि इंडिया इज एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स अगर आप 12 महीने के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है, पर अगर मैं 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से देखूं विद द काइंड ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग विच इज देयर हियर, इंडिया मार्केट उतना एक्सपेंसिव नहीं है, राइट। तो वो इस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो है ना, इसके लिए इंडिया में डेफिनेटली 12 महीने में सेलिंग हुई है, पर दिस इज नॉट ए कॉज ऑफ वरी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला 3-4% अगर आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का बेचा भी है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, राइट। 3-4-5% तो आप कोई भी पोर्टफोलियो का बेच सकते हो कभी भी। पर मुझे बहुत फेथ है रजत कि ये जो पैसा जितना गया है ये ना ओनली ये आ जाएगा, बल्कि और बहुत सारा पैसा आएगा। इट इज मैटर ऑफ टाइम। पर मार्केट तो गिरे नहीं इंडिया, अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स देखोगे तो वहाँ पर इतनी गिरावट नहीं दिखेगी आपको रिलेटिवली बाकी मार्केट्स के। पोर्टफोलियोज में प्रेशर है, तो मेरा यही सवाल था, ये नियर टर्म में कौन सा ऐसा बहुत बड़ा थ्रेट है, कौन सा चैलेंज है सर मार्केट के लिए जो आप समझते हो जो हावी हो सकता है मार्केट पे, या फिर ये जस्ट शॉर्ट टर्म ब्लिप्स हैं और ये भी समय गुजर जाएगा, इन्वेस्टेड रहना चाहिए? आपका मैसेज क्या होगा निवेशकों को, एक आम आदमी को? नहीं, ये देखो ये रिटेल का जो पैसा है, बिकॉज कि आप अगर आप देखोगे व्हाट इज द ऑप्शन विच यू हैव, अगर आप इक्विटी में नहीं पैसा डालते हो तो आप कोई बैंक में डिपॉजिट रखते हो जहां आपको 6% से ज्यादा नहीं मिल रहा है। 6% आपको ग्रॉस रिटर्न है, फिर मैं अगर टैक्स हाईएस्ट ब्रैकेट में हूँ तो मुझे 30-40% टैक्स भरना है। अगर मैं एवरेज ब्रैकेट पकड़ लूँ 20-25% टैक्स का भी, फिर भी मेरे को 5% नेट रिटर्न है, राइट।
अब 5% नेट रिटर्न मेरे को फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है और इन्फ्लेशन है 7%, तो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में जो पैसा रख रहा हूँ, एक्चुअली मेरा पैसा तो घट रहा है ना, बढ़ कहाँ रहा है, 5% भी रिटर्न नहीं है। तो इस टाइप के इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे ना, इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन। और चूंकि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्टर को अभी तक भी बहुत उतना समझा नहीं जितना समझना चाहिए, तो हम लोग इक्विटी में 50 साल से अंडर इन्वेस्टेड है एज इंडियंस, राइट। और ये अभी कैचअप चालू हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कोविड टाइम पे पहले जो 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, अभी 9 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए, राइट, इन लास्ट 2.5 years। बट देश की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है। तो आप ये देख सकते हो कि 4 का 9 हो गया तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं ये देखता हूं कि 140 में अभी भी 9 करोड़ है, तो ये तो अभी भी यहाँ से 3-4 गुना हो सकता है, पोटेंशियल तो है, राइट। अभी भी एवरेज इंडियन का 5-6% जाता है इक्विटी में, एवरेज अमेरिकन का 60% इक्विटी में जाता है, एवरेज यूरोपियन का 35-40% इक्विटी में जाता है, राइट। सो ये जो लोकल पैसा है ना रजत, ये इतना ज्यादा आएगा अभी इंडिया में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये लोकल पैसा अगर 4 लाख करोड़ का गोरे ने बेचा और 3 लाख करोड़ लोकल ने डाल दिया थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज व्हाई मार्केट्स हैव नॉट फॉलन। राइट, लेकिन सर आपको तो इतने 3 डेकेड्स का आपको एक्सपीरियंस है, अभी जो पैसा आ रहे हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? क्योंकि आपने तो बहुत अप साइकिल्स और डाउन मेरा साइकिल्स मेरा देख लिया मैसेज मार्केट बड़ा में। क्लियर है कि ये आप इसको ना सट्टा बाजार समझ के मत आइए। हाँ। आप इसको ये मत समझिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट का व्हीकल है। तो जैसे आप गोल्ड लेते हो, जैसे आप कोई ज्वेलरी लेते हो, या जैसे आप कोई रियल एस्टेट लेते हो, या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाते हो, या कोई आर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप वहां पे कभी ये देखते हो कि आज मैंने लिया और मेरा 1 महीने के अंदर पैसा डबल हो जाए। तो हम स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो हम उस मेंटालिटी से क्यों आते हैं? दीज आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। And हम जब when we respect them, then only we will be able to get maximum value out of it. So this is a form of investment where you can expect to earn slightly more return than other comparative investment class. But if you come with a mindset of speculation here, that every 3 months, every 6 months, every year we can double your money. So, if that was so simple, then why will anyone put a manufacturing plant? Because when a businessman takes all kinds of risk, he also makes only 15-20% ROE. Why will, if doubling or tripling money in the stock market was so easy, then why will anyone take all that risk? So you have to come here with a view that this is a very good platform to make investment. It is a long-term thing, and you should, in a systematic way, keep on investing in the market, which is why these SIP plans of mutual funds were being created by us when we started Reliance Mutual Fund, so that in all kinds of market you can keep putting your saving. So some money will go at a higher level, some by definition will come at a lower level, but as long as you keep on investing money, because the kind of growth which is there in this country, over a period of time, you will be comparatively handsomely rewarded as compared with any other asset class, right? राइट मधु सर, बट मार्केट में दिक्कत ये है कि अगर सही चीज़ आइडेंटिफाई भी कर लो ना, तो उसके बाद उसको होल्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है निवेशकों के लिए। अच्छा, आप ये बता दीजिए, थोड़ा डिकोड कर दीजिए व्यूअर्स के लिए कि सही कंपनी, सही स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप क्या देखते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि इस तो ये इस मैं कंपनी में बता रहा ऐसा कुछ हूँ होना चाहिए? रजत, इसमें दो कैटेगरी है। एक ना, अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट है तो आप ट्रेडर बन सकते हो स्टॉक मार्केट में, और आप एज अ ट्रेडर यू कैन ऑब्वियसली गो राइट और रॉन्ग एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम प्रोफेशन. You can't do it on a part-time basis, and it requires an enormous expertise. As Rakesh Bhaiya used to say, among 1 lakh people who come here, hardly 1% or 0.5% or 0.1% people succeed in trading, in making money consistently. So if you come here as a trader,
It is a different skill set which you need to develop, and you need to devote yourself fully to the markets. When now you're coming to investing, again, if you are a casual part-time investor, just by listening to how I identify companies, you can't identify companies, because if it was so simple, but that by listening to me for 10 minutes on a television interview, you could learn investing, then everyone will become a superb investor. Again, this is a process. I will tell you how I look at it. I look at the external opportunity, I look at the management, I look at the Yes. competence of the management, I look at the organization, I look at the quality of business, and I look at valuation. But these are simple, I can tell you in 1 minute. But can anyone listen to me and start really becoming a best good investor? That is not possible, because you have to go through the grind which I have gone through. You have to commit your mistake. It's like, when you want to go in a swimming pool, irrespective of how someone explains to you how do you swim, till the time you jump in the pool and the water doesn't go in your mouth, you don't learn swimming, right? Right, sir. So when you Right. come in the market, you will commit your own share of mistake, which you should not be afraid. But again, you have to choose that, just you want to be full-time investor, you want to dedicate yourself, you want to make that as a career, then you should do it on your own. If not, then as a saving tool, there are many good mutual funds which are actually doing a great job, which are actually compounded money. Like we did 100x return in our mutual fund in matter of 7 years. I'm not saying 17 years. I'm not saying that will get replicated. So don't get me wrong. But that kind of return was possible. So if you are not someone who's wanting to make this as a full-time career, then don't experiment based on general knowledge, because this is not a thing which should experiment on the based on general knowledge, or based on saying that, oh, I will devote 1 hour every day and I'll become the best investor. Doesn't happen in real world. राइट। अब लेकिन आप हमारे सामने हो तो हमारा ग्रीड का जो मीटर है ना वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। सर, कौन से टॉप बेट्स हैं, थीम्स, सेक्टर्स जो आप समझते हो कि यहाँ से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? तो मुझे, रजत, फाइनेंशियल सेक्टर काफी पसंद है। काफी बड़ा क्लीन अप इसमें हुआ है। इसमें वैरायटी ऑफ कंपनीज है, कुछ एनबीएफसीज है, कुछ प्राइवेट बैंक्स है, कुछ स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। मुझे लगता है ये, अगेन, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 3-6 मंथ, बिकॉज इंटरेस्ट रेट काफी बढ़े हुए हैं। तो पर मुझे लगता है 3-5 साल के लिए ये बहुत अच्छा थीम है। एंड आई विल यूज द वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज ग्लोबल माहौल अभी काफी खराब है। रिसेशन की बातें हो रही है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो देर माइट बी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट in the next 3-6 months, but I will use that volatility to buy good shares in financial sector, in healthcare, which has not done well in the last 12 months. So I Healthcare. see a lot of opportunities in the healthcare side. I see a lot of opportunity in the manufacturing side. This entire China plus one strategy plus Atmanirbhar, the manufacturing which is actually shifting back to India, and the government focus is there. Government has announced such a big PLI scheme to help manufacturing in India. And I will also focus on some infrastructure companies, because there is a lot of infrastructure which is getting built there. There's a lot of consolidation which has happened in the sector, and some of the companies are very attractive. But Rajat, let me tell you, identifying a sector or a trend is very important. But finally, it is identifying a really good company within that sector. If you have to really make money, then you have to be able to identify the best possible company. And that, as I said again, it sounds easy, but it's a process. It's a process of learning. And those of you who are already involved in it, you feel confident you can do it. Of course, you should try, and you should look best companies in this sector which I have identified. राइट, बट सर आईटी सेक्टर इट्स अ स्ट्रिक्टली नो नो अभी, या फिर ये जो रिजल्ट्स आए हैं कुछ इतने ज़्यादा डैमेजिंग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं इन्फोसिस, आईटी माइंड ट्री, सेक्टर इनफैक्ट टीसीएस? आईटी सेक्टर अच्छा है, रजत। इस बार इट्स अ काइंड ऑफ बुफे। यू हैव टू ओके। डिसाइड व्हाट यू वांट टू ईट, because so for me, IT is not in top priority right now. I am open if there is correction which happens over the next 6-9 months.
and because of recessionary talk or XYZ, and if the market gives me a chance, I am open to invest. From traditionally, I owned some IT companies, which I will not sell so easily. So it's a portfolio construction. Basically, it's not a stock which I'm talking about. So if you want to construct a portfolio, then it can't be of 2 or 3 companies. Ultimately, you will have to have 15, 20 companies. And there could be 1 or 2 IT companies which are good in the portfolio. सर लास्टली 2022 बहुत ही टफ रहा है निवेशकों के लिए, और अभी भी जो हम बातें सुनते हैं कि मंदी आ जाएगी, ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा, उसके चलते कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, तो आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, और उसमें भी निफ्टी और सेंसेक्स अगले 1 साल में आपको कहाँ जाता दिखता है? रजत, 1 साल का बोल पाना काफी टफ है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 3-5 साल 10 साल है ना, तो अभी भी मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगले 3-5-10 साल के अंदर मैं एक चीज आपके सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा, टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डोंट डू इट इन अ कंप्यूटर। You take a calculator, you say that I have 1 lakh rupee. If I put it in a bank in the next 30 years, because a lot of your viewers are very young, in the next 30 years, if I compound my 1 lakh rupee at 6%, what will be that money? And if I compound it at 15%, which is what India average equity has done in the last 30 years, if I compound it at 12%, what will that money be? And if I compound it at 15%, what will that money be? My request to all your viewers is, don't do it in a computer. Take a calculator and do it yourself. Take a sheet, take a calculator and do it yourself. You will really enjoy this process, and you will see there is the difference of crores and crores of rupees if you compound at 6% or if you compound at 15% with whatever capital we have. So the crux is to be here for a very long period of time, be in a relatively safer companies which are going to compound at a sustainable period of time. Now the other thing, Rajat, is that if you have 100 rupees and if you put 2 rupees in equity, and if you do really well, still it will not impact your overall portfolio. So depending on your risk appetite, you have to have a proper allocation to equity, which could be anywhere between 25 or 50%, which you don't need. That money we don't need. It is pure saving, and you don't need it for next 5-10 years. So what will you get if I tell you that Nifty will be 20% or 15% higher than where we are? Is that the India opportunity? I am saying the India opportunity is much larger than trying to predict what the Nifty will be after 12 months. तो मुद्दे की बात यह है कि निवेशित रहना पड़ेगा, लंबी अवधि में निवेश करना पड़ेगा, और इक्विटी से बेहतर विकल्प इस समय आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। एसेट एलोकेशन आपको सही जगह पे करना होगा, आइडेंटिफाई करने होंगे कुछ बेहतर स्टॉक्स, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने समझा ही दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु सर, अपना समय बेस्त को देने के लिए बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया बात करके सर। ओके रजत, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।